ये एक परिवार पर निर्धारित कहानी है। पूरी आवाज़ सुनना। ये आपकी माँ तो रविवार के दिन भी आराम नहीं करने देती। देख लो, अभी सुबह भी नहीं हुई कि रसोई में से बर्तनों की आवाज़ आने लगी। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भूख प्यास मर जाती है, लेकिन इनकी तो इतनी बढ़ गई है कि मैं क्या बोलूँ आपको। अब आप जाकर उन्हें समझाओगे या मैं जाऊँ? और अगर मैं चली गई ना, तो आज उनका इस घर में आखिरी दिन होगा। कह देती हूँ। आभा अपने पति सुजीत से कहती है। सुजीत बोला, रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। कितनी बार समझा चुका हूँ माँ को कि सुबह 7 बजे से पहले कोई आवाज़ मत किया करो, पर यह है कि सुनती ही नहीं। बाबूजी के जाने के बाद तो मानो बिल्कुल बौरा ही गई है। इसे लगता है कि अब इसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तुम सो जाओ, मैं अभी बात करके आता हूँ। इतना कहकर सुजीत तेज कदमों से रसोई में चला गया। माँ, ओ माँ, सुबह सुबह यह क्या खटखट शुरू कर देती हो? एक दिन भी हमें चैन से सोने नहीं देती हो। आखिर आपको हमसे क्या दिक्कत है? नहीं, आज तो आपको बताना ही होगा। कितनी बार आभा आपसे कह चुकी है ना कि सुबह 7 बजे से पहले रसोई में मत आया करो, और आप हैं कि सुनती ही नहीं हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? मैं आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर कर दूं? सुजीत की माँ मंजू देवी बस टुकुर टुकुर अपने बेटे का मुंह ताक रही थी और फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर बोली, बेटा, मन में बेचैनी सी हो रही थी। सारी रात सो नहीं पाई हूँ, तो मैंने सोचा कि एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ। तुम्हारी नींद टूट गई, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर कम से कम तुम कुछ घंटे तो सोए हो। मैं तो बिल्कुल भी सो नहीं पाई हूँ। सुजीत बोला, अगर आपको नींद नहीं आती है तो इसका दोषी क्या मैं हूँ? और सुबह के 4 बजे कौन चाय बनाकर पीता है? दिन भर दिमाग में 10 तरह की बातें चलती रहती हैं, तो आप जैसे इंसान को नींद कहाँ से आएगी? कम से कम हमें तो चैन से सोने दीजिए। आप तो पूरा दिन घर में बैठी रहती हैं। मुझे ये रविवार का दिन ही मिलता है आराम करने के लिए, तो अब 1 घंटे तक कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर सुजीत वहाँ से जाने लगा। मंजू देवी बेटे की बात का जवाब न देकर बस उसका मुंह ताकने लगी। उसी समय कमरे में आभा ने फरमान सुनाते हुए कहा, माँ जी, आज से मैं आपको पीछे वाले कमरे में शिफ्ट कर दूँगी। फिर रात भर खुद चाय बनाकर पीती रहना। कम से कम हम तो चैन से सो सकेंगे। हमारा जीना हराम करके रख दिया है आपने। अब आए दिन मंजू देवी को बेटे, बहू और पोता पोते इसी तरह जली कटी सुनाते रहते। फिर अपनों से अपमान के कारण उनकी आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उनकी उदासी और उनकी सूनी आंखें बेबस सी अपने पति कमलेश बाबू की तस्वीर की तरफ निहारती रहती थी। रसोई से निकलकर मंजू देवी कमलेश बाबू की तस्वीर के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, देख रहे हैं ना आप मेरी क्या हालत है? सच कहते थे आप कि सुजीत के गलत बातों में मैं उसे बचाया ना करूं, वरना आगे चलकर वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा। और देखिए, वैसा ही हो रहा है। सच कहते हैं लोग, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। कल मैंने आपकी बात नहीं मानी, जिसका भुगतान मुझे आज करना पड़ रहा है। इतना कहते कहते मंजू देवी अतीत की अनचाही स्मृतियों में खो गई। एक रोज सुजीत कॉलेज में किसी मित्र से लड़ाई करके घर आया था और उसके कपड़े गंदे थे, तो कमलेश बाबू ने कहा, तुम्हारे कपड़े क्यों गंदे हैं? क्या आप फिर आज किसी से लड़ाई करके आए हो? और कल रात भी तुम बहुत देर से घर आए थे। ये हमारा घर है, कोई होटल नहीं, तो 10 बजे तक सो जाया करो और सुबह कम से कम 6 बजे तो जग जाया करो। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और बाजार से दूध और सब्जी लाने की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी थी, उसका क्या हुआ?
सुजीत बोला, पापा आप एक साथ इतने सारे सवाल करेंगे तो मैं किस किस का जवाब दूंगा। फुटबॉल खेल रहा था तो कपड़े गंदे हो गए और ये दूध और सब्जी लाने का काम मैं नहीं करूँगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कमलेश बाबू बोले, घर के काम करने में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होती है? कभी सोचा है जब तुम जैसे जवान बेटे का सारा काम तुम्हारी माँ करती है तो उसे कैसा महसूस होता होगा? तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ को एक पल भी आराम न मिले। मैं तो नौकरी करने चला जाता हूँ, क्या तुम अपनी माँ की इतनी भी मदद नहीं कर सकते? और अभी माँ की मदद नहीं कर सकते तो मेरे बाद तो इसका भगवान ही मालिक है। तभी मंजू देवी सामने आई और बोली, क्यों जवान बेटे पर इतना चिल्ला रहे हैं? दूध और सब्जी मैं खुद ले आया करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस इससे कुछ मत बोलो। एक ही तो बेटा है और हमारे रहते अगर आराम नहीं करेगा तो कब करेगा? फिर तो इसे नौकरी ही करनी है, उसके बाद यही हमें आराम देगा। क्यों बेटा? सुजीत गुस्से में अपने पिता की तरफ देख रहा था। कमलेश बाबू बोले, देखो गलती करने के बाद भी इसकी नज़रें नीची नहीं हैं और तुम कहती हो इसे कुछ मत कहो। मंजू, इसकी गलती में इसका साथ मत दिया करो। मंजू देवी बोली, आप भी हद करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हर समय चिल्लाते रहते हैं। और अगर आप घर में एक नौकर रख लेते तो फिर मुझे या इसे क्यों कोई काम करना पड़ता? ठीक है, आप नहीं रख पाते हैं तो मैं कर लूँगी काम। तू जा बेटा, आराम कर। सुजीत के जाते ही कमलेश बाबू बोले, मंजू मेरी बात गांठ बांध लो। मैं तुम्हें पलटकर कुछ नहीं कहता, परंतु इसका जवाब एक न एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। इसे कुछ कहना चाहिए, उससे तुम कुछ नहीं कहती और दोषारोपण मुझ पर करती हो। याद रखना, व्यक्ति के कर्मों का फल उसे जरूर भुगतना पड़ता है। समय बीतता गया। मंजू देवी बेटे के प्रेम में इतनी अंधी हो गई कि पति की चिंता भी करना भूल गई। उन्हें अब कमलेश बाबू की ही बातें गलत लगती थी और बेटा सही लगता था। वो हमेशा यही कहती थी कि बुढ़ापे का सहारा ये ही है, तो इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। समय इतनी रफ्तार से चलता रहा और एक दिन अचानक से कमलेश बाबू इस दुनिया से चले गए। फिर क्या था, उसके बाद तो मंजू देवी की पूरी दुनिया ही पलट गई। सच कहते हैं लोग, बुढ़ापे में पति के जाने के बाद प्रतिष्ठा तो बचती है पर मान सम्मान कहीं खो जाता है। किसी तरह सुजीत ने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर हर जगह उसे निराशा ही मिल रही थी। फिर एक कंपनी में कमलेश बाबू की जान पहचान और अच्छे व्यवहार के कारण सुजीत को अच्छी नौकरी मिल गई। फिर सुजीत ने अपनी मर्जी से आभा से शादी की और मंजू देवी को कानो कान खबर नहीं होने दी। इधर मंजू देवी सपने सजा रही थी कि बेटा नौकरी करेगा तो उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, बहू आएगी तो वो उनकी सेवा करेगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी मंजू देवी ने बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं कहा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मंजू देवी की हैसियत उस घर में एक बेकार सामान से ज़्यादा कुछ नहीं रही। अब मंजू देवी के हृदय में पश्चाताप के बादल हमेशा उमड़ते घूमते रहते। दिन रात वो कमलेश बाबू की तस्वीर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती और कहती, अब तो आप हो ही नहीं, अब मैं माफ़ी मांगूं तो कैसे मांगूं? पर आप जहाँ भी हैं वहाँ से सब कुछ देख रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आजकल यही सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आती है। बस भगवान से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि किसी दिन ऐसे ही मुझे भी ले जाए तो मैं वहाँ आकर आपके पैर पकड़कर आपसे माफ़ी मांग लूँगी। मंजू देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक से अपनी बहू आभा की आवाज़ से वो पुरानी यादों से बाहर आई। अम्मा जी, चलो सामान समेटो,
पीछे वाले कमरे में चलना है। मंजू देवी बोली, नहीं बहू, एक अंतिम बार मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी 7 बजे से पहले रसोई में नहीं आऊँगी। तभी आभा के दोनों बच्चे भी बोले, नहीं नहीं अम्मा, दादी को पीछे वाले कमरे में शिफ्ट करो, पूरे दिन खटर पटर करती रहती है और ना जाने दादाजी की तस्वीर से क्या क्या बातें करती है। हमें तो अब इनके साथ डर लगता है। आभा ने कुछ सोचा समझा नहीं और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, आपका सामान मैं पीछे वाले कमरे में दे जाऊंगी, आप अभी के अभी चलो। मंजू देवी ने जल्दी से कमलेश बाबू की तस्वीर को अपने सीने से चिपका लिया और सर झुकाए हुए पीछे वाले कमरे में चली गईं। थोड़ी देर में आभा ने उनके सभी कपड़ों की एक गठरी बनाई और उनके कमरे में फेंकते हुए बोली, आप चुपचाप जब तक जीवित हो यही रहना, आपको समय से चाय नाश्ता मिल जाएगा। पर मैं आपको घर के आगे की तरफ देखना भी नहीं चाहती। इतना कहकर आभा वहाँ से चली गई। एक पुरानी टेबल को अपने आंचल से साफ करके मंजू देवी ने कमलेश बाबू की तस्वीर वहाँ रखी और कहने लगी, अच्छा बदला लिया है जी। आप जब तक जीवित रहे आपने खुद से मुझे कुछ नहीं कहा, परंतु मरने के उपरांत अपने बेटे, बहू, यहाँ तक कि पोते पोती से भी मुझे खरी खोटी सुनवाने लगे ना। अब मुझे पता चला कि मेरी बातें आपके दिल में कील की तरह चुभती होंगी और आपको कितना बुरा लगता होगा जब सुजीत आपको पलटकर जवाब देता था। मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही थी। आज आपके जाने के बाद मेरे पास बस प्रतिष्ठा है, परंतु मेरा मान सम्मान मैंने स्वयं अपने ही हाथों से खो दिया। शायद मैं अपनी स्थिति को अभी भी ठीक कर सकती हूँ। आप सही कहते थे, वक्त रहते अगर किसी बीमार का इलाज न किया जाए तो और भी भयानक हो जाती है। इतना कहते कहते मंजू देवी की आंखों से झरझर आंसू तो बह रहे थे, पर उनके मन में मानो कोई योजना चल रही थी। मन ही मन वो कमलेश बाबू से उस योजना के बारे में बातें कर रही थी। अगले दिन मंजू जी 7 बजे घर के आगे हिस्से में जाकर सुजीत से बोली, बेटा मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। सुजीत ने हैरानी से कहा, जाना है तो जाइए, मुझे क्यों बता रही हैं? मंजू देवी बोली, वो इसलिए कह रही हूँ बेटा कि अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो खबर तो तुम्हारे ही पास आएगी ना। मैं कुछ ही घंटे में आ जाऊंगी। एक पुराने जानने वाले से मिलने जा रही हूँ। पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ, इसलिए सोचा कि थोड़ा चलोगी तो रात में नींद भी आ जाएगी। सुजीत बोला, हाँ हाँ ठीक है, जाइए। मंजू जी कमलेश बाबू के एक मित्र जो पेशे से कभी वकील थे उनके पास गई और अपनी सारी परेशानी उनको बताई। वकील बाबू ने उपाय बताया और उनके साथ पुलिस स्टेशन जाकर सुजीत और आभा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। वकील बाबू ने मंजू देवी से कहा, भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो घर कमलेश ने आपकी सुख सुविधा के लिए बनवाया था। वो बेचारा कितनी मेहनत करता था पर कुछ भोग नहीं पाया। उस घर पर बस आपका अधिकार है, तो आप जब चाहो वो घर खाली करवा सकती हो। कुछ देर बाद मंजू जी घर वापस आईं और पीछे के कमरे में निश्चिंत होकर लेट गईं। उस रात उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई। अगले दिन सुबह 9 बजे सुजीत ऑफिस के लिए निकलने लगा तो सामने वकील बाबू के साथ 2 पुलिसकर्मी आए और उसे नोटिस पकड़ाते हुए बोले, 1 हफ्ते का समय है, घर खाली कर दीजिए। सुजीत बोला, ये क्या बकवास है, ये घर मेरा है तो मैं क्यों खाली करूँगा। और चाचा जी, आप तो पापा के अच्छे मित्र थे, तो आप ये सब क्यों और किसके कहने पर कर रहे हैं। वकील बाबू बोले, बेटा ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारी माँ का है। जब तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो सकते तो ये घर तुम्हारा कैसे हो सकता है। आभा चिनचिनाकर बोले,
जरूर ये सब उस बुढ़िया का किया धरा है। पीछे वाले कमरे में रखने की जगह अगर उसे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आते तो ज़्यादा सही रहता। तभी मंजू देवी सामने आई और बोली, बहू इतना कष्ट क्यों उठाओगे? तुम बस अपने लिए किसी आश्रम का इंतजाम कर लो और ये सोचो कि अब तुम अपने पति और बच्चों को लेकर कहाँ जाओगी। मेरे पति ने तो मेरे रहने का इंतजाम कर दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने उनका कहना नहीं माना, जिसके कारण मुझे आज दुख भोगना पड़ा। पर अब मैं कोई गलती नहीं करूँगी। अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने मान सम्मान की रक्षा मैं अभी भी कर सकती हूँ, तो बेहतर होगा समय रहते तुम लोग मेरा घर खाली कर दो। इतना कहकर मंजू जी घर के अंदर जाने लगी तो आभा बोली, अंदर कहाँ जा रही हैं? आपका कमरा पीछे है। मंजू जी ने एक जोर का थप्पड़ आभा के गाल पर जड़ दिया और बोले, एक हफ्ते तक तुम चारों वहाँ रहोगे और मैं यहाँ रहूँगी। ज़्यादा बोला तो एक हफ्ते का भी समय नहीं दूंगी। चलो हटो। इतना कहकर मंजू जी घर के बड़े कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुजीत वकील बाबू से विनती करने लगा तो उन्होंने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये फैसला भाभी जी का है। आभा और सुजीत बच्चों को लेकर मंजू जी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मंजू जी ने तय कर लिया था तो वो अपनी बात पर अड़ी रहीं। एक हफ्ते बाद सुजीत को अपने पूरे परिवार के साथ वो घर खाली करना पड़ा। माँ जी ने पूरे घर की साफ सफाई करवाई और घर में 2 किराएदार रख लिए। अब उस घर में चहल पहल बनी रहती थी और मंजू जी ने बेटे बहू को सबक सिखाने के लिए अपने मरने के बाद उस घर को वृद्ध आश्रम को देने का फैसला कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।